स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। तो आइए हम लोग आज शुरू करेंगे हिस्ट्री जीरो लेवल से। ठीक है, पिछला वीडियो आया था 2 हिस्ट्री पे, तो वो थोड़ा 6 क्लास का एनसीईआरटी था, लेकिन अब हम लोग कॉम्पिटेटिव लेवल का हिस्ट्री शुरू करेंगे जीरो लेवल से। तो इतिहास यानी कि हिस्ट्री हिंदी में ही ज़्यादातर पढ़ाया जाएगा आप लोग को। तो हिस्ट्री जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। मतलब कि जब से इंसानों की अस्तित्व है, जब से धरती है, मतलब जब से धरती अंबर है और उसका प्रमाण है, तो उसको इतिहास में शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर आसान भाषा में कहें तो इतिहास मतलब पास्ट यानी कि अतीत। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं हिस्ट्री पास्ट या अतीत। ठीक, तो इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास हो जाता है कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में बीते हुए घटनाएं, जितने भी समय मतलब जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, क्या क्या हुआ है, उन सब का प्रमाण देता है। उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, ऐसी जानकारी देने वाले ग्रंथ को, ऐसी जो घटनाएं अतीत में हुई हैं, पास्ट में हुई हैं, उनकी जानकारी देने वाले ग्रंथ को ही इतिहास हम कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग इतिहास का परिभाषा जानते हैं, किस तरह से इतिहास का परिभाषा है। देखिए, इतिहास भूतकाल में घटित हर एक घटना इतिहास नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहली बात हमें यह समझना है कि भूतकाल में घटित हर एक घटना इतिहास नहीं होता। जिसका हमारे पास प्रमाण है, स्रोत है यानी कि स्तोत्र है, वही मतलब जो कि हमारे पास प्रूफ है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जिस चीज़ का प्रूफ है वही इतिहास होता है। तो आइए नॉर्मल से इसका एक आप लोगों को डिफिनेशन लिख के दिखाते हैं हम। ठीक है, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है। तो देखिए, ये आसान सा इतिहास का परिभाषा है, आप लोग इसे उतार सकते हैं। ठीक है, और नहीं उतारिएगा तो वो भी ठीक है, समझाया जाएगा उस तरीके से कि आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है। ग्रंथ यानी कि टेक्स्ट। ठीक है, ग्रंथ यानी कि टेक्स्ट को ही ग्रंथ बोला जाता है। ठीक है, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो अतीत में घटित अतीत मतलब कि पास्ट, जो पास्ट में हो चुका है घटित, उन घटनाओं, यानी कि घटना उसको बोलते हैं, घटना देखिए आजकल के डेट में घटना उसको बोलते हैं जो दुर्घटना होता है उसको, लेकिन अतीत में अगर कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं तो उनको भी घटना ही बोला जाता है। तो अलग अलग भाव है, अपना समझने का तरीका है। देखिए, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है यानी कि टेक्स्ट है जो अतीत में, पास्ट में घटित उन घटनाओं की जानकारी देता है, यानी कि नॉलेज देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, यानी कि जो डेफिनेटली हुए हैं। डेफिनेटली मतलब वो हुए हैं, उनका प्रमाण है। देखिए आगे देखते हैं, जिनके होने के हमारे पास प्रमाण यानी कि प्रूफ है, ठीक है, जिनके होने के हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है, तथा सोर्सेस हैं। सोर्सेस मतलब स्तोत्र, हिंदी में स्तोत्र बोलते हैं उसको। तो उनका होने का प्रमाण तथा स्तोत्र है, यानी कि प्रमाण यानी कि कुछ प्रूफ है, पेपर पे लिखा हुआ, या कोई वस्तु है जो उस समय काल का है, जिसको कार्बनग्राफी बोला जाता है। उसके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट सब पता करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कैसे पता करते हैं। तो उन्होंने ये प्रमाण किया है कि ये उस समय का है, यानी कि इस समय के पहले का है। उस समय से मतलब है इस समय से पहले का है, तो वो उसका प्रमाण है, उसका स्तोत्र है, उन्हें हम इतिहास कहते हैं या हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का ये आसान सा परिभाषा है आप लोगों के लिए। तो आइए आगे हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री वर्ड डिराइव्ड कहाँ से हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री इज डिराइव्ड बाय, हिस्ट्री इस चीज से बना है तो वो है ग्रीक वर्ड। ग्रीक मतलब अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो लिख देते हैं, अच्छा एक मिनट, ग्रीक वर्ड यानी कि यूनानी शब्द। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाएंगे आप लोगों को, और इसको बोलते हैं हमारे भाषा में हिंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। समझने से मतलब रखिए,
काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री इज डिराइव्ड बाय ग्रीक वर्ड, यानी कि यूनानी शब्द हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हिस्ट्री बना है, यानी कि इतिहास का जो इंग्लिश वर्ड बना है, वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। देखिए हर एक जो आसान भाषा में जो भी इंग्लिश वर्ड्स हैं, तो देखिए माना जाता है कि सबसे पहले हमारे जो अभी तो हम लोग इंग्लिश भाषा ज़्यादा ध्यान देते हैं और हिंदी, तो हिंदी में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनको कोई अभी तक पढ़ाता नहीं है, जैसे कि वेद हो गए, पुराण हो गए, इनके बारे में कोई नहीं पढ़ाता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश पे ध्यान देते हैं। तो इंग्लिश भाषा के ऊपर ध्यान देते हैं इसलिए जो इंग्लिश भाषा है वो ज़्यादातर ग्रीक यानी कि यूनानी और जो उधर तरफ है, जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर वो बने हुए हैं ट्रायंगल शेप के पिरामिड, उस तरफ के जो लोग हैं, याद नहीं पड़ रहा अभी देश का नाम, तो उस तरफ के जो लोग हैं वो उस समय माना जाता था कि वो ज़्यादा विकसित थे। तो उन्होंने पहले आविष्कार किया था। जैसे कि हम आपको जियोग्राफी में पढ़ाए हैं कि जो प्लानेट वर्ड है प्लेनेटाई से आया है, हाँ प्लेनेटाई से आया है, लैटिन वर्ड है। तो उसी प्रकार ग्रीक वर्ड हिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया हुआ है, ठीक है, हिंदी में लिखा है हिस्टोरिया। तो जो ग्रीक वर्ड है हिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, ठीक है। देखिए आप लोग एक इंग्लिश में भी आप लोगों को डिफिनेशन लिखवा देते हैं हिस्ट्री का कि द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज, gathered by the investigation, ठीक है, the investigation। समझाएंगे आप लोग को इसका भी हिंदी को। आशा करते हैं आप लोग को राइटिंग समझ में आ रहा होगा, थोड़ा कर्सिव है तो हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास जो है, देखिए जो हम आप लोग को अभी पहले हिंदी में पढ़ाएं वही चीज़ है इंग्लिश में, थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो देखिए किसी भी चीज़ का ना अगर इंग्लिश से हिंदी वर्ड निकलिएगा ना थोड़ा सा बड़ा हो ही जाता है। अब क्रिकेट का जो देखिए, क्रिकेट कितना छोटा सा वर्ड है, लेकिन अगर आप उसका हिंदी निकलिएगा तो लंब दंड ऐसे कुछ करके बहुत लंबा हो जाता है। तो उसी प्रकार ये देखिए इतना छोटा सा डिफिनेशन है, लेकिन इंग्लिश का हम लोग जो पढ़े हिंदी का वो बहुत बड़ा था। तो देखिए इसका है द इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी घटना या कोई भी नॉलेज, जानकारी, और द नॉलेज, इंफॉर्मेशन नॉलेज दो एक ही है और इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड, गैदर मतलब इकट्ठा, ठीक है, गैदर मतलब इकट्ठा होना या इकट्ठा करना। तो गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन यानी कि देखिए हम आपको हिंदी में बताए हैं कि एक अतीत में घटित हुए वो सभी घटनाएं जिनके हमारे पास प्रमाण है, स्तोत्र हैं, यानी कि सोर्सेस हैं, प्रूफ हैं, उनको हम हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी है कि घटनाएं घटित हुई, जो जानकारी प्राप्त हुए हमें अतीत से, उनको इकट्ठा हमने किया है बाय द इन्वेस्टिगेशन। अगर उनका हमने क्या बोलते हैं उसको, उनका हमने बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है, यानी कि उसके बारे में जानकारी लिया है, उसको प्रूफ किया है, उनके सोर्सेस प्राप्त हुए हैं, तभी हम लोग उसको प्रमाण दिए हैं कि ये अतीत में घटित हुआ है, ठीक है। तो यही इंग्लिश का वर्ड है, डिफिनेशन छोटा सा, कि द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि खोजबीन करके जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रमाण मिला है, प्रूफ मिला है, स्तोत्र मिला है, उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। कि जो अतीत में हुए हैं, यानी कि पास्ट में हुए हैं, उनका खोजबीन करके उसका प्रमाण मिला है। जिस चीज़ का देखिए जो अतीत में हुआ है उसको हर चीज़ को इतिहास नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि 1 सेकंड पहले हम आपके बोर्ड पे लिख रहे थे, तो वो इतिहास नहीं ना हुआ, क्योंकि वो पास्ट है, लेकिन वो इतिहास नहीं होगा क्योंकि उसका कुछ प्रमाण नहीं है। अगर हम मान लीजिए कि अब देखिए वीडियो में भी आता है कि हम लिख रहे हैं, तो उसका कुछ प्रमाण होता तो वो इतिहास कहेगा कि हाँ फलना दिन फलना टाइम को हम कुछ यहाँ पे लिख रहे थे, लेकिन जिसका प्रमाण नहीं है वो इतिहास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, उसका प्रमाण इकट्ठा करना जरूरी है, तभी आप लोग उसको ये कह सकते हैं कि ये इतिहास है और मान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि इतना जब हम लोग पढ़ें उसका यही मतलब हुआ कि खोजबीन करके जो हमें प्रमाण मिलता है, ठीक है, जो भी हमें प्रमाण मिलता है
जो भी प्रमाण मिलता है, जो भी जानकारी मिलती है और उसका हमारे पास प्रूफ है, स्रोत है, उसको हम लोग हिस्टोरिया, हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड या हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फादर ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हो जाते हैं हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब कि इतिहास के पिता। तो इतिहास के पिता को हम लोग बोलते हैं हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस को हम लोग इतिहास के पिता बोलते हैं। ठीक है, तो इतिहास के पिता इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले यानी कि देखिए सबसे पहले इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि इनका प्रमाण है। उसके पहले भी कोई लिखा होगा लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं। उसी को हिस्ट्री बोलते हैं जिसका प्रमाण है। अभी आप लोगों ने पढ़ा पीछे। तो सबसे पहले जिन्होंने एक बुक लिखा था, सबसे पहले एक व्यक्ति ने, देखिए इस तरह से देखिए कि सबसे पहले एक व्यक्ति ने एक बुक लिखा था जिसमें ये लिखा गया था इतिहास में घटित हुई, यानी कि पास्ट में, अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में लिखा गया था और उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। याद रखिएगा लोग, द फर्स्ट बुक वाज हिस्टोरिका। और हेरोडोटस जो थे वो भी एक यूनानी व्यक्ति थे, यानी कि ग्रीक पर्सन थे। तो इसीलिए हिस्टोरिका और हिस्टोरिका से ही हिस्ट्री बना हुआ है। तो इन्होंने पहला एक ऐसा पुस्तक लिखा था जिसमें अतीत के बारे में घटित हुई घटनाओं के बारे में लिखा गया था और उस बुक का नाम था हिस्टोरिका और उसका हमारे पास प्रूफ है। तो इसलिए हम लोग इसको मानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने लिखा था। अगर देखिए सनातन धर्म को माने तो बहुत पहले के वेदों पुराण लिखा गया है, तो तुलसीदास पता नहीं कब के लिखे थे, तो उनका कुछ प्रमाण नहीं है कि उन्होंने कब लिखा था, कहाँ लिखा था। मतलब सब हमारे, अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म के लिए माना जाता है कि लोगों का इसमें भाव है, मान है और वो क्या बोलते हैं भक्ति वाला विश्वास है, इसलिए तो भक्ति वाले विश्वास यहाँ पर नहीं चलते हैं, खास करके पढ़ाई में। तो इसलिए सबसे पहले जो थे इतिहास के पिता हेरोडोटस को बोला जाता है क्योंकि उन्होंने पहला बुक लिखा था हिस्टोरिया, जिसमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, जिन सोर्सों के आधार पर, यानी कि जिन प्रूफ प्रमाण के आधार पर हम इतिहास को पढ़ते हैं और मानते हैं कि ये इतिहास है, वो दो तरह के होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ इतिहास हिस्ट्री। ठीक है, मतलब हिस्ट्री को हम 2 तरह से मानते हैं कि ये हिस्ट्री है। पहला हो जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जो हमें पुरानी चीज़ें मिली हुई हैं। मान लीजिए कि कोई फ्यूल मिला, फॉसिल फ्यूल जमीन में गड़ा हुआ, तो कोई कंकाल है तो उसको निकाल के हम लोग उसको टेस्ट किए तो पता चला कि ये 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पुराना है, तो उससे हमें पता चलता है। ठीक है, और दूसरा हो जाता है लिटरेसी सोर्सेस। लिटरेसी सोर्सेस मतलब कि पत्र कोई हुआ, ठीक, कोई लेटर हुआ, कोई किसी भी भाषा में लिखा हुआ कोई चित्र हुआ, उसके सोर्स पे, उसके प्रमाण पे हम लोग मानते हैं कि ये इतिहास में घटित हुआ है। आखिर देखिए, अब कुछ भी, पहला बात हम लोग मान लीजिए कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जैसा कि माना जाता है कि हम लोग भगवान को नहीं मान सकते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि सबसे पहले धरती पर बंदर आए, मतलब जानवर आए, उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और बंदर बने, बंदर से बनते बनते हम लोग आदमी बने। तो उस प्रकार से अगर माना जाए तो कोई होगा इंसान, तभी तो लिखा होगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग नहीं जानते हैं कि कोई जानवर है जो लिख पाता है। ठीक है, आप लोग इतना समझ सकते हैं। तो कोई ऐसा इंसान ही होगा जो लिखा होगा। इस आधार पर, लिटरेसी के आधार पर हम लोग मानते हैं कि वो इतिहास में घटित हो चुका है, तो उसे हम लोग प्रमाण करते हैं और वो हिस्ट्री मनाता है। ठीक है, या हिस्टोरिका मनाता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी कि पुरातात्विक स्रोत नहीं, स्तोत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, और मतलब कि बचपन से ही हम लोग पढ़ाया गया कि सोर्स मतलब स्रोत होता है, लेकिन असल में उसको स्तोत्र पढ़ा जाता है। ठीक है, स्तोत्र। तो पुरातात्विक स्तोत्र के बारे में हम लोग जानते हैं आर्कियोलॉजी, इसमें हम इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आर्कियोलॉजिकल स्तोत्र में हम लोग इंक्लूड करते हैं जो इंपॉर्टेंट है वहीं आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख, हिंदी में उसको बोलते हैं अभिलेख।
अभिलेख हो गया। अभिलेख यानी कि जो लिखा हुआ है, जो भी हम लोग कॉपी पे लिखते हैं उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स, स्टोन्स, मोन्यूमेंट्स, स्टोन, और आ जाते हैं क्या बोलते हैं उसको, क्वाइंस। हाँ, क्वाइंस। क्वाइंस जो कि अभी भी इस्तेमाल होता है और पहले भी इस्तेमाल होता था, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिना पैसे के कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, तो क्वाइंस हैं ये चार जो हैं वो मुख्य तरह से हैं। ठीक है, तो मोन्यूमेंट्स में आ जाएंगे स्मारक। स्मारक हिंदी वालों के लिए बता देते हैं, स्मारक। स्टोन्स यानी कि कंकड़, कंकड़ पत्थर या मूर्तियाँ, मूर्तियाँ भी आ जाएंगी। पुरातात्विक काल के जो मूर्तियाँ हैं पुराने काल की, उससे भी पता चलता है कि ये मूर्तियाँ कितनी पुरानी हैं और ये कब की हैं, किसने बनाया है, ये भी अगर लिखा होगा तो उससे भी पता चल जाता है। और ये सिक्का। ठीक है, तो ये सब कुछ खास एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा हम जिन वस्तुओं के द्वारा हम मालूम करते हैं कि इतिहास में क्या हुआ है और क्या घटित हुआ है, यानी कि और किसके द्वारा, पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के द्वारा। ठीक है, यानी कि प्रूफ सोर्सेस कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग उसको। देखिए इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख, अगर कोई भी चीज़ लिखा होगा तो उससे आप मालूम करिएगा वो उस समय समय लिखा होगा, अगर वो लोग समय जानते होंगे, समय नहीं लिखा होगा तो उसको बताया जाएगा कि हाँ ये तो पता होगा ना कि इतिहास में हुआ है। हम लोग समय के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से समय को देखा जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग इतिहास के बारे में जान रहे हैं कि इतिहास को कई तरीके से बांटा गया है, किन तरीकों से माना जाता है इसको, और किन तरीकों से इनको ये मिलता है कि ये इतिहास में हुआ है। ठीक है, समय के बारे में भी हम लोग जानेंगे, उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। तो अभिलेख यानी कि जिस पे लिखित हो उसको अभिलेख बोलेंगे। मोन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक, स्मारक से कार्बन वो बोलते हैं, जो आप लोग जानते हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पता करते हैं, तो उनके थोड़े से कण लेके उसको लैब में टेस्ट करके मालूम कर लेते हैं कि कितना साल पुराना है, तो उससे ये मालूम चल जाता है। डिस्क्रिप्शन से भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि उस पर भी पाउडर होता है, वो कितने दिन से जमा हुआ है, ये कितना पुराना जो वस्तु है, कितना पुराना कण है, परमाणु है, एटम है, उससे मालूम चल जाता है। तो मोन्यूमेंट्स स्मारक आ गया। स्टोन्स मूर्तियाँ, मूर्तियों में भी कुछ मूर्तियों से भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, और क्वाइन सिक्के, और कौन सा सिक्का किसके राज्य में चलता था। देखिए अभिलेख में ये तो लिखा होगा ना कि सिक्का, तो सिक्के के आधार पर भी हम लोग मालूम कर सकते हैं कि कौन सा सिक्का कब इस्तेमाल होता था और ये हुआ है। अब देखिए इतिहास में सिक्कों का इस्तेमाल हुआ है तभी तो हम लोग को सिक्का मिला है। ठीक है, उस समय भी लोग पूजा करते होंगे किसी की, या कोई राजा हुआ होगा महान, उसका मूर्ति बनाया होगा, तो उससे मालूम कर सकते हैं। स्मारक, बड़े बड़े किले बने होंगे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, वो भी जो अभी डूब चुका है, लेकिन अगर उसको खुदाई होती है तो मालूम चलता है ना कि यहाँ पर एक था। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, उसके पहले भी एक यूनिवर्सिटी हुआ था, वो सब तो उनके कणों से, उनको खुदाई से ही मालूम चलता है, उनके मोन्यूमेंट से ही मालूम चलता है कि यहाँ पर कुछ था और ये था। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे बढ़िया से कि ये कैसे माना जाता है। और इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख जानते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लिटरेसी सोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए दूसरा है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स जैसे कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया था, साहित्यिक स्तोत्र प्रमाण, यानी कि जो हमें, इसका मतलब हुआ कि जो हमें लिखित माध्यम से मिले हैं, यानी कि जो हमें लिखित मिले हैं, लिखित माध्यम से मिले हैं, मिले हो है नहीं हो, ठीक है, चाहे वो ग्रंथ, उपन्यास, पुराण, ठीक है, वेदों पुराणों के माध्यम से हैं। ठीक है, यानी कि लिटरेरी सोर्स में उपन्यास आ गए, जो पहले के लोग लिखते थे, जैसे चाणक्य लिखे थे अपना चाणक्य राजनीतिक ग्रंथ एक लिखे थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कब लिखे थे, क्यों लिखे थे, और उसमें क्या विश्लेषण था किस चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में जानेंगे। तो यानी कि इसका मतलब है कि जो हमें लिखित माध्यम से मिले हो, चाहे वो ग्रंथ, उपन्यास, वेद और पुराणों के माध्यम से है। ठीक है, यानी कि जो भी हमें लिटरेरी सोर्स उसको बोलते हैं कि जो हमें लिखित माध्यम से मिले हैं, चाहे उसमें वेद आ गए, पुराण आ गए, और क्या बोलते हैं, ग्रंथ आ गए। ठीक है, ग्रंथ हिस्ट्री का मतलब टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट, ग्रंथ जहां पर भी होगा ना उसका मतलब समझिएगा कि टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट। ठीक है, तो वेद क्या बोलते हैं, सॉरी, उपन्यास, वेद, पुराणों के माध्यम से जो भी हमें मिले हैं उन्हें लिटरेरी सोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको ना अलग अलग चीज़ों से माना जाता है, मतलब कि इनके जो है ना वो हम कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। लिटरेरी सोर्स को जो है वो हम कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो आइए उन कैटेगरी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए अब हम लोग जानते हैं कि लिटरेरी सोर्सेस को हम
तीन कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। तीन कैटेगरी यानी कि पहला हो जाता है रिलीजियस, दूसरा हो जाता है नॉन रिलीजियस, और तीसरा हो जाता है डिस्क्रिप्शन और फॉरेन टूरिस्ट के बारे में, ठीक है। मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन यानी कि लिखा हुआ, और फॉरेन टूरिस्ट यानी कि जो विदेश से यात्री आए थे कहीं पर घूमने और उन्होंने उस जगह के बारे में लिखा अपने बुक में, उनके बारे में, ठीक है। और कुछ हो जाते हैं, आइए जानते हैं किस किस प्रकार से, ठीक है, बढ़िया समझेंगे। तो रिलीजियस यानी कि धार्मिक, उसमें रामायण महाभारत, ठीक है, वैद नहीं बौद्ध होगा, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। तो रिलीजियस में आ जाएगा रामायण, जो कि हम लोग अभी भी टीवी देखते हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न, हनुमान जी, ठीक। तो उसमें रामायण में आ जाएगा ये सब। रामायण भी लिखा हुआ है तुलसीदास के द्वारा, जो कि तुलसी घाट पे बैठ के लिखे थे बनारस में, वाराणसी में। और महाभारत भी हम लोग देखते हैं और बोलते हैं महाभारत काफ़ी आजकल तो ज़्यादा ही थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है गीता को लेके। गीता आजकल बहुत सारे लोग पढ़ने लगे हैं और उसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे श्रीमद प्रभुपदा जी का, ठीक है, जो कि भगवत गीता को हिंदी में ट्रांसलेट करके और बहुत ही इस्कॉन टेम्पल के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रसारित कर रहे हैं। तो महाभारत उसमें आ गया, जो कि उसमें महाभारत की पूरी कहानी है गीता में। तो रामायण महाभारत बौद्ध ग्रंथ, जो कि हमारे बुद्ध भगवान ईश्वर जो भी हम लोग उनको मानते हैं या इंसान मानते हैं, अगर इंसान मानते हैं तो इंसान, जो भी वो बौद्ध ग्रंथ लिखे थे। उसके बाद जैन ग्रंथ, जो कि जैन जी आए थे। वेद, जो तुलसीदास या वेद व्यास ये सब लिखे थे, वेद जितने भी वेद लिखे थे शिव पुराण के बारे में, ठीक है। वेद पुराण, सामवेद, यजुर्वेद आदि वेद में आ गए, ये सब वेद में आ गए, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ठीक है। ये तीनों वेद हैं जो कि शिव जी के बारे में इसमें बताया गया है कि शिव जी लिखे थे या शिव जी के दिशा मात्रा से लिखा गया था, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं धार्मिक में, यानी कि धार्मिक में रामायण महाभारत, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, वेद, जिसमें वेदों में यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद ये सब आते हैं। तो ये सब रिलीजियस के कैटेगरी पे, रिलीजन के कैटेगरी पे, यानी कि धार्मिक कैटेगरी पे बांटा गया है। लिटरेरी सोर्स के बारे में हम लोग पढ़े ही क्या थे। लिटरेरी सोर्स उसको बोलते हैं जो लिखित माध्यम से हो, यानी कि जो हमें लिखित प्रदान हुआ हो कि ये अतीत में हुआ है, हम देखे हैं, तो वही हम लिख रहे हैं किसी के लिखे द्वारा। भगवान तो ऊपर से बुक टपकाए नहीं थे कि अल्लाह बाबा बुक गिरा दिए और देखो इसमें लिखा हुआ इतिहास के बारे में, यही तुम्हारा इतिहास है। ऐसे तो हम लोग नहीं माने हैं। पहले कोई है इंसान, क्योंकि हम लोग भगवान को मानते नहीं है, सबसे पहली बात इतिहास में कि बंदर से इंसान बना है, तो उस आधार पर अगर कोई इंसान लिखा है तो ये हम मानते हैं लिटरेरी सोर्सेस में। उस तरह से हम इन्हें इतिहास मानते हैं। तभी तो हम लोग रामायण पढ़ते हैं तो कहते हैं कि राम जी के दौर उसको बोलते हैं जो बीत चुका है या आने वाला है। तो राम जी के दौर में बहुत सारा न्याय का पालन करते थे लोग। अयोध्या के बारे में जो 6 क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया है, अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो ये आप लोग के स्कूल की दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि 6 क्लास में NCERT एक बुक देता है जिसमें आप लोग को रामायण पढ़ाया जाता है। शुरुआत से ही अयोध्या के बारे में बताया जाता है कि कैसे राजा दशरथ अपने शासन काल में अयोध्या को चलाते थे, अयोध्या नगरी कैसी थी, उनके पुत्र नहीं होते थे तो वो कैसे पुत्र हुए। वो एक मुनि से मिले थे, वाल्मीकि मुनि थे शायद, उनसे मिले थे तो उन्होंने एक यज्ञ करने का दिया कि यज्ञ कीजिए तो आपको पुत्र प्रदान होंगे। तो यज्ञ कराया गया, उसमें खीर बना, वो खीर जितना लोग खाया था उस हिसाब से उनके पुत्र प्रदान हुए। और वो उस अनुतलन यानी कि उस प्रभाव से प्राप्त हुए, जैसे कि सबसे ज़्यादा राम जी की माता ने खाया था तो राम जी पर पैदा हुए। और राम जी पुरुषोत्तम, उनको इस देखिए राम जी को हम लोग भगवान नहीं बोल सकते हैं, वो पुरुषोत्तम राजा थे, ठीक है। पुरुषोत्तम राम उनको बोलते हैं इसलिए क्योंकि एक पुरुष थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने भी कहा कि मैं रामेश्वर का पूजा करता हूँ। और रामेश्वर हम लोग किसको बोलते हैं? शिव जी को। तो शिव जी ही उनको हम लोग महादेव बोलते हैं क्योंकि वो देव के देव महादेव हैं। लेकिन राम जी ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। तो ये सब जानकारी आप लोग को रामायण में मिलेगी और 6 क्लास में अगर आप लोग पढ़े होंगे NCERT तो उसमें भी मिली होगी, अगर आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा तो या पढ़ाया गया होगा तो। कि देखिए राम जी जो थे वो 14 वर्ष के वनवास किए थे तब उनको राजा माना गया, राजा नहीं सॉरी भगवान माना गया, क्योंकि वो 14 वर्ष तक वनवास किए थे, तपस्या किए थे, तो वो भगवान की माने हम लोग उनको भगवान मानने लगे, लेकिन असल में उनको पुरुषोत्तम माना गया है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे बड़े सदगुरु जो हैं वो भी ये बात को मानते हैं। तो देखिए छोड़िए वो सब बातें, बस हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे कि रिलीजियस यानी कि धार्मिक आधार पर लिटरेरी सोर्सेस जो हैं वो रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, और
जैन ग्रंथ वेद के आधार पर बांटा गया है। वेद में सामवेद, यजुर्वेद आदि, यानी कि ऋग्वेद भी आता है। 3 वेद माना जाता है कि मुख्य है। असल में वेद बहुत सारे हैं, पुराण बहुत सारे, हजारों वेद पुराण हैं जिनको अभी तक मतलब कोई पढ़ा नहीं गया है। और वेद पुराण एक ऐसा ग्रंथ है, जो ग्रंथ यानी कि टेक्स्ट, तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर एक चीज लिखा गया है, हर एक संभावनाएं लिखी गई हैं कि कब क्या होगा। कुछ वेद हैं, भागवत पुराण है, पुराण हैं जो जिनमें ये भी लिखा गया है कि कब क्या होगा। देखिए, वेद पुराण अशोक के काल में तो नहीं लिखा गया था। हम एक यज्ञ में गए थे जिसमें ये बता रहे थे पंडित जी कि पुराण में लिखा हुआ है कि वो बशर्ते लिखा हुआ था, वो सुना रहे थे, उन्होंने बताया नहीं था, हम उनके बात पे गौर नहीं करेंगे, ना विश्वास करेंगे, कि उसमें लिखा हुआ था कि चाणक्य आएंगे, उस समय के सम्राट अशोक बनेंगे, ये सब लिखा हुआ था। और हमने पूछा कि आज के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो मतलब कुछ जानकारी दीजिए। तो उन्होंने बताया कि आज के बारे में हमने जहाँ तक पढ़ा है उसमें लिखा गया मौन काल। मौन काल यानी कि कुछ भी नहीं होगा, बस जिंदगी चलती रहेगी, हल्का फुल्का इधर उधर होता रहेगा। जैसे अभी फिलहाल में रसिया यूक्रेन हो रहा है, तो वो सब मतलब कि देखा जाए तो प्रकृति के लिए वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बोला जाता है कि प्रकृति के लिए वो थोड़ा बहुत लड़ाई होते रहता है, तो तभी तो मौन काल लिखा गया, अगर हम लोग माने तो। खैर छोड़िए वो सब बात। आगे हम लोग जानेंगे नॉन रिलीजियस, यानी कि गैर धार्मिक। गैर धार्मिक यानी कि कोई भी उसमें धार्मिक शब्द नहीं उसमें ऐड किया गया है कि हम राम जी से या महादेव से ये प्रेरित लेके इस बुक को लिख रहे हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं लिखा है। उनमें आ जाते हैं जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो हमारे चाणक्य, जो कि अशोक चंद्रगुप्त के गुरु थे, चंद्रगुप्त के गुरु थे। अशोक जो कि पौत्र थे चंद्रगुप्त के, क्या बोलते हैं, अशोक के, हाँ, चंद्रगुप्त के पौत्र थे अशोक, सॉरी। तो अशोक तो पौत्र थे, ठीक है। चंद्रगुप्त को जिन्होंने राजा बनाया वो थे चाणक्य। तो जैसा कि आप लोग को जानते होंगे या आप लोग को बताया भी जाएगा कि चंद्रगुप्त के राज्य में तथा अशोक के राज्य में जो किंगडम था पाटलिपुत्रा, जो उनकी राजधानी थी, मगध राज्य था और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वो बहुत ही एक मॉडर्न राज्य था, मतलब कि बहुत ही विकसित राज्य था। अशोक के राज्य में तो हम लोगों ने जहां तक जानते हैं कि वो इल्यूमिनाती का भी यूज करते थे। इल्यूमिनाती यानी कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे आजकल का रॉ है, इंटेलिजेंस विभाग CIA है अमेरिका का, इंडिया का रॉ है, तो उस पाकिस्तान का ISI है, ISI उसका खुफिया विभाग है, और ISIS उसका आतंकवादी संगठन है। तो जो भी होगा, तो उस तरह से जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था। तो लेकिन शुरुआत चंद्रगुप्त ने ही किया था, किसका, गुप्त लोगों का, कि जाओ उनके राज्य में पता करो कि क्या हो रहा है, उन पर आक्रमण करने से पहले, ये सब चाणक्य ने बताया था। तो चाणक्य ने अपना एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र, वो आता है नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस में, ठीक है। आगे मैगस्थनीज, जो कि एक ट्रैवलर था, जो इतिहासकार थे, उन्होंने इंडिका बुक लिखा था। जो जब वो इंडिया आए थे वहां पर घूम के, और भारत जब आए थे, उस समय के इंडिया नहीं बोला जाता था, भारतवर्ष, आर्यवर्त कुछ बोला जाता था, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रमाण के साथ कि कब क्या बोला जाता था, किस समय में, ठीक है। जब मैगस्थनीज आया था तो इंडिया को क्या बोला जाता था, तो वो इंडिका लिखे थे। और पतंजलि का जो कि बाबा रामदेव लिखे थे, तो वो महाभाष्य, नहीं, पतंजलि बाबा रामदेव ने लिखे थे, सॉरी, पतंजलि उन्होंने ब्रांड बनाया है पतंजलि, लेकिन पतंजलि एक व्यक्ति थे। ये लोग आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पतंजलि एक व्यक्ति थे, ठीक है, माफ कीजिएगा, व्यक्ति थे। पतंजलि एक व्यक्ति थे जिनका नाम पतंजलि था, और उन्होंने एक बुक लिखा था महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य। और मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस यानी कि मुद्रा राक्षस का मतलब समझ रहे हैं, मुद्रा मतलब पैसा, राक्षस मतलब कि पैसे कैसे राक्षसी हो जाते हैं पैसे के लिए लोग। तो इसके बारे में हम लोग बुकों के बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, महाकवि कालिदास की अभिज्ञान संतुलम, ठीक है, संकुतलम, ठीक है, संतुलम नहीं, संकतुलम, सॉरी, पिछली बार संतुलम बोले थे। तो उसके लिए देखिए, और ये सभी अतीत के बारे में हमें जानकारी देती हैं। तो आइए एक बार शुरू से जानते हैं कि चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र लिखे थे, मैगस्थनीज का इंडिका, पतंजलि का, कॉमा दे देते हैं आप लोगों को समझने में आसानी होगी, इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य और मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, और महाकवि कालिदास की अभिज्ञान संकुतलम, ठीक है, संकुतलम, ठीक है, या संकुतलम या बोले या शकुंतलम टूट के, और इसको पढ़िएगा तो देखिए,
ल म, गलती बोले होंगे तो माफ कीजिएगा। देखिए आप लोगों को भी पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए आप लोगों को तोड़ तोड़ के बताए हैं। कुन, कुन तलम, ये किसकी लिखी थी? तो कालिदास की, महान कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी अतीत के बारे में हमें जानकारी देती हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है, यानी कि जो यात्री गण आए किसी देश में और उस पर वो बुक लिखे थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये अंतिम होगा, इस वीडियो के अंत में हम लोग यही पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो आइए अब हम लोग जानेंगे तीसरा कैटेगरी, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स के बारे में, यानी कि जो हमारे देश में या जहाँ पर भी यात्री गए, विदेशी यात्री, और वो वहाँ के उस जगह के बारे में अपने बुक में, अपने ब्लॉग में, जो भी होगा उसके उसमें लिखे, उसमें वर्णन किए, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, यानी कि विदेशी यात्रियों का वर्णन ही तीसरा कैटेगरी है, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं 399 ईस्वी में, ठीक है, 399 ईस्वी में, यानी कि 399 ईसा पूर्व, 399 ईस्वी में, ईस्वी क्यों कहते हैं, BC AD, ईसा पूर्व, ये सब क्यों कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंत में, यानी कि अगले वीडियो के अंत में, ठीक है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगा, क्षमा चाहते हैं, और उसके बाद हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में शुरुआत करेंगे। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि 399 ईस्वी में गुप्त काल का सबसे महान राजा जो हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य II, ठीक है। हमने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में बहुत ही मॉडर्न राज्य था उसी समय से, चाणक्य के समय से, और उसके बाद अशोक तक आते आते तो वो इतना मतलब आधुनिक हो गया था कि आज के डेट में देखा जाए तो हमें लगता है कि उस समय के लोग हमसे आगे थे। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हमसे उस समय में आगे थी, लेकिन हम अभी भी पीछे हैं। इसीलिए हम बोला जाता है कि इतिहास से कुछ सीखो, लेकिन हमने इतिहास से यही सीखा है कि हमने कुछ नहीं सीखा है। तो आइए हम लोग इतिहास से कुछ सीखते हैं कि 399 ईस्वी में गुप्त काल का सबसे महान राजा जो हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य II, उनके शासन काल में फहियान नाम का एक चीनी यात्री आया था, ठीक है। फहियान नाम का एक चीनी यात्री भारत में आया था, यानी कि मगध में आया था, मगध में आया था, जो कुछ लिखा था अपने बुक में, किताब में, तो उसके आधार पर हम लोग मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन आया था, ठीक, ट्रैवलर आया था, वो अपने ब्लॉग में लिखा था। उसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में वाइनस संगा नाम का प्रसिद्ध चीनी यात्री आया था, फिर एक प्रसिद्ध चीनी यात्री ही आया था हर्षवर्धन के शासन में। हर्षवर्धन के शासन में वाइनस सांगा नाम का प्रसिद्ध चीनी यात्री आया था, जिसने पुस्तक लिखी थी सीयू की, ठीक है, सीयू की, यानी कि इसके सीयू की उसने लिखा था। इस पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा, सीयू की, ठीक। तो इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक आप लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत में थे, नहीं जानते तो इतिहास में हम लोग आप लोग को सब पढ़ाएंगे, ठीक है। जानिए अभी कि इस सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो दिल्ली सल्तनत के राजा थे, और उनके शासनकाल में मोरक्को एक जगह है, ठीक है, मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री भारत आया था, जिसका नाम एवंतुता था। ध्यान से सुनिएगा, एवंतुता, यानी कि एवंतुता नाम का एक यात्री आया था, कब? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली सल्तनत के समय में, ठीक है, उनके काल में। तो मोरक्को का एक ये यात्री था, क्या नाम था उसका? एवंतुता, याद रखिएगा। आज आ सकता है कि दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में कहाँ से एक प्रसिद्ध यात्री आया था, तो वो था मोरक्को का, उसका नाम क्या था? तो एवंतुता। इस यात्री के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जिससे हम लोग रेहला या सफरनामा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत जगह अगर न्यूज देखते होंगे या ज्यादा इतिहास के प्रति आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, तो आप लोग रेहला जो है आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा। देखिए रेहला जो है, ये आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये सफरनामा बुक का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? एवंतुता के द्वारा। और ये कहाँ का था? मोरक्को का था। किसके समय में आया था? तो दिल्ली सल्तनत में उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत के उस समय के शासक थे, राजा थे, उनके समय में आया था, उनके काल में आया था एवंतुता नाम का यात्री, जो कि सफरनामा बुक
लिखा था, ठीक है। तो इससे हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ तक का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, ठीक है। यहाँ तक का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर कोई घटना इन दोनों यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या लिटरेरी सोर्सेस के आधार पर है, मतलब कि इनके किसी भी एक कसौटी पर, इन दोनों में से किसी एक कसौटी पर अगर खरा उतरता है तो हम लोग उसको इतिहास मानते हैं, हिस्टोरिका मानते हैं, अतीत मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से दोनों यानी कि आर्कियोलॉजिकल, फिर से बताते हैं, आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी सोर्सेस के कसौटी पे नहीं उतरता है इन दोनों में से, तो हम लोग उसको हिस्ट्री यानी कि इतिहास नहीं कहते हैं, सिर्फ अतीत कहते हैं। ये सिर्फ हमारा पास्ट है, ठीक है। उसको इतिहास हम लोग नहीं कह सकते हैं, सिर्फ अतीत कहेंगे। तो इतना जितना देर का वीडियो अगर आप लोग यहाँ तक बने हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना देर में हम लोग अभी तक सिर्फ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में आगे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ तक बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत हृदय गहराइयों से धन्यवाद, और आगे हमारे वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद।